अगर आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। इधर हजारीबाग में हो गए सारे सामान पैकअप, हमें कल यहाँ से निकलना है। सुजाता, सारे कमरों को चेक कर लो, कहीं कुछ छूटा तो नहीं। राजशेखर जी सुजाता जी को निर्देश देते हुए बोल रहे थे। आज रात का खाना बाहर से आएगा और कल हम सब सुबह सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। और हाँ, तुमने अर्चना को फोन कर दिया है ना? हाँ जी, कर दिया है। सुजाता जी अपने साड़ी को कोरे से आंखों में आए आंसू पोंछते हुए बोली। कहीं से जाना कितना दुरूह वो काम है। सारे सामान ढोकर ले जाओ। यह 28 साल पहले किया था जब हजारीबाग आई थी। तब से लेकर अब तक यहाँ एक एक ईंट मैंने सजाया था। आज यह जगह छोड़कर मैं दिल्ली जा रही हूँ। दिल से अच्छा नहीं लग रहा है, मगर क्या करूँ। कोई बात नहीं सुजाता, राजशेखर जी ने सुजाता जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। दिल तुम्हारा ही नहीं भर रहा है, मेरा भी भर रहा है, लेकिन देखो यहाँ रहकर क्या होगा। यहाँ की कोचिंग से मैं कितना कमा लूंगा। मुंह पर एक जवान बेटी है और एक छोटी सी बच्ची, उसकी जिम्मेदारी भी तो उठानी पड़ेगी। अभी दिल्ली में विक्रम जी का जान पहचान की 10 कोचिंग है। वहाँ बड़े बड़े कॉलेज भी है जो कि रिटायर्ड टीचर्स के गेस्ट टीचर बनाकर बुलाते हैं। और फिर हमारी बिटिया के लिए कुछ अच्छा हो जाए तो उसे कितना अच्छा रहेगा। और उसकी फैमिली उसके साथ है। हाँ, ये बात तो है, सुजाता जी ने कहा। मिंकी तो बड़ी उदास हो गई है, उसे अपने स्कूल से जाना अच्छा नहीं लग रहा है। उसे कहो, राजशेखर जी ने कहा। तुम्हें स्कूल से हटना नहीं है। तुम एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, इसीलिए तुम्हारा दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया है। दिल्ली में भी तुम्हारे स्कूल की ब्रांच है। सुजाता जी हंस पड़ी। वहाँ मिंकी का एडमिशन तो ऑलरेडी हो चुका है। बस दिक्कत यह है कि एक नए सिरे से गुड्डी को अपने काम को शुरुआत करनी होगी और मुझे अपने मन लगाने के लिए नए सिरे से काम तलाशने होंगे, राजशेखर जी ने कहा। सुजाता जी ये सुनकर बोली, अब आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो आराम कीजिए, जिंदगी भर कितना काम करते रहेंगे। गुड्डी की अपनी लाइफ है, उसे जीने दीजिए, भगवान उसका भला करेगा, आप टेंशन मत लीजिए। टेंशन तो हो जाता है सुजाता, मगर चिंता से मुक्ति मिल जाए तो फिर दुनिया ही क्या। लंबी सांस लेते हुए राजशेखर जी ने कहा। कॉलेज के कॉफी शॉप में मानसी और मधु दोनों ने अपने दोस्तों का इनवाइट किया था। आज उन दोनों का हजारीबाग कॉलेज की आखिरी दिन था। इन दोनों दोस्तों ने अपने सभी दोस्तों के लिए छोटी सी पार्टी रखी थी। सभी दोस्त खाते पीते एंजॉय कर रहे थे। मधु ने अनाउंस करते हुए कहा, कल से हम दोनों इधर उधर चले जाएंगे। हम फिलहाल तो पापा के पास जमशेदपुर में ही रहूंगी। अब आगे हम सब एक दूसरे के टच में रहेंगे, कोई किसी को मिस नहीं करेगा। आज के ज़माने में हम सब डिजिटल है तो हम सब एक दूसरे को फ़ोन करेंगे। यस यस, यू आर ट्रू मधु, सबने एक साथ बोला। कॉलेज में ध्रुव मानसी का मुंह बोला भाई जैसा ही था। उसे मानसी का जाना अच्छा नहीं लग रहा था, वो बड़ा ही भावुक हो गया था। उसने कहा, मानसी तुम मुझे बहुत याद आओगी, खासतौर पर मुझे अपने जन्मदिन पर तुम्हारे हाथों के बनाए हुए मलपुए और तुम्हारा लाया हुआ गिफ्ट हमेशा याद आएंगे। मानसी हंसने लगी। देखो इस नटखट बच्चे को, इससे मेरी याद क्यों आ रही है? दोनों में इसकी अपनी निजी स्वार्थ छुपी हुई है। चलो कोई बात नहीं, वो मुस्कुराते हुए बोली। अब यह ड्यू रहा, तुम्हें अपने सभी जन्मदिन पे मेरे पास दिल्ली आना होगा। मैं वहाँ तुम्हें सिर्फ मलपुआ नहीं, पूरी लॉन्च, डिनर, ब्रेकफास्ट भी खिलाऊंगी। ध्रुव हंसने लगा। उसने कहा, ओके डॉन, फाइनल हो गया, मैं आऊँगा जरूर। बाकी दोस्तों ने भी कहा, हमें भी भूला मानसी, दिल्ली तुम बोलोगी तभी हम आएंगे। मानसी थोड़ी टेंशन में बोली, अभी तक तो सब कुछ सही था। यहाँ इस कॉलेज में मेरी जॉब भी थी, होपफुली आगे भी रहती, लेकिन दिल्ली जाकर एक नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। पता नहीं मैं कितना सरवाइव कर पाऊंगी या नहीं। उसके दोस्तों ने कहा, सब अच्छा होगा, बिलीव इन योर सेल्फ मानसी। ध्रुव ने मानसी से कहा, यदि कभी भी किसी भी तरह की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मानसी की आंखें भर आई। उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। पार्टी धीरे धीरे खत्म होनी चली गई और सब लोग एक दूसरे को बाय बोलकर चले गए, क्योंकि उस दिन कॉलेज का सबका अंतिम दिन था। डीटीडीसी के कैरियर के सारे सामान लोड कर भेज दिया गया। दूसरे दिन राजशेखर जी सपरिवार राजधानी ट्रेन में बैठ गए। कल दोपहर तक हम दिल्ली में होंगे, राजशेखर जी ने सुजाता जी से कहा। मानसी मिंकी को अपनी गोद में उठाए में बैठी हुई थी और मिंकी बाहर की दुनिया में न जाने क्या खोज रही थी। बहुत देर तक चुप रहने के बाद उसने कहा, मम्मा पापा क्या दिल्ली में है? मानसी सकपका गई। उसने कहा, दिल्ली में? मुझे पता नहीं।
तभी सुजाता जी की बात संभालते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे पापा दिल्ली में ही है शायद। वाह, टू गुड। मिंकी खुश हो गई। मैं अपने पापा से जरूर मिलूंगी, मजा आएगा। मगर मैं अपने पापा को पहचानती भी नहीं, कैसे देखते हैं वो? मानसी अपनी आंखों के इशारे से सुजाता जी को इस बारे में कुछ भी बोलने से मना किया। सुजाता जी ने मिंकी से कहा, हाँ बेटा, जरूर मिलेगी तुम और पहचानोगी भी। चलो अब इन बातों को छोड़कर मोबाइल लो और गेम खेलना शुरू करो। थोड़ी देर में डिनर आएगा, फिर खाना खाकर सो जाना। नानी नानी, आप मुझे पापा से मिलवाओगे ना? प्रॉमिस? सुजाता जी ने कहा, हाँ भाई, प्रॉमिस। मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से जरूर मिलाऊंगी। चलो अब बकबक बंद करो और कुछ देर गेम खेलो, फिर जल्दी सोना है, तभी तो कल जल्दी उठ पाओगे। मिंकी मोबाइल में व्यस्त हो गई। राजधानी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। आसमान में निशा का पहरा हो चुका था। सब लोग डिनर लेकर अपने अपने बर्थ पर जा चुके थे। मानसी भी मिंकी को अपने साथ लेकर अपने बर्थ पर लेट गई। उसने मिंकी का चेहरा देखा। गहरी नींद में निर्विघ्न सोई हुई थी, लेकिन मानसी की आंखों से नींद नहीं थी। गलती किसकी थी? क्या प्रेम विवाह ही गलत होता है? प्रेम विवाह का ही नतीजा वो खुद भुगत रही है। मिंकी बेचारी। उसने एक लंबी सांस ली। उसे अब भी उम्मीद है कि उसके पापा वापस आ जाएंगे। मिंकी की बातें, क्या पापा दिल्ली में है? यह बात मानसी के जेहन में गोल गोल चक्कर लगा रहा था। वह नहीं चाहती थी कि अविनाश की बातें भी वो याद करे, क्योंकि वो उससे अब नफरत करने लगी थी। लेकिन अविनाश था कि उससे आसपास हमेशा ही घूमकर पहुंच जाता था। कुछ अरसे पहले उसने सुना था कि अबियू के मामा अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी के साथ उसकी शादी करा दिया है। अभी कनाडा में है। फिलहाल उसके बारे में कोई आता पता नहीं है। क्या वो सचमुच दिल्ली में है? अगर वो सच में इतना बड़ा आदमी हो गया है तो कहीं वो मिंकी पर अपनी कस्टडी न मांग ले। असुरक्षा की भावना उसके अंदर घर कर चुकी थी। मिंकी से दूर होने की खबर ही उसे घबराहट से भर देती थी। उसने एक नज़र मिंकी पर डाला और उसके चेहरे को सहलाने लगी। मिंकी न जाने क्या सपना देख रही थी। उसकी मानसी की उंगली कसकर पकड़ ली। मानसी ने भी उसे अपने छाती से सटा लिया और चिपकाकर लेट गई। उसने बुदबुदाया, मेरी बच्ची, मैं तुझे अपने से कभी दूर नहीं कर सकती। हाँ, तेरे पिता से जितनी नफरत करती हूँ उतना ही तुझसे प्यार करती हूँ। एक लंबी हॉर्न के साथ राजधानी रुक गई थी। मानसी ने खिड़की से झांक कर देखा। कोई अनजान सा रेलवे स्टेशन था। कोई कारण होगा जिसके कारण ट्रेन रुक गई होगी। डेंटल कॉलेज में जहाँ से मानसी डॉक्टर के पढ़ने आई थी, वहीं पर अविनाश भी डेंटिस्ट की पढ़ाई करने आया था। लगभग 2 साल की पढ़ाई के बीच इन दोनों का खुलकर अफेयर चलने लगा था। दोनों परिवार शादी के लिए तैयार थे। किसी बात का कोई कमी नहीं थी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, अविनाश बिल्कुल ही बदल गया। एक कड़वे याद के साथ अविनाश के चैप्टर पूरी तरह से बंद हो गया था। लेकिन क्या यह अध्याय क्या वाकई बंद हो गया था? मिंकी तो खुद मुख्य किरदार थी अविनाश की चैप्टर की। अब कुछ मन को समझाकर तैयार कर रही थी। मानसी, तुझे एक अलग ही रास्ते पर चलना है, मान लो। कोई भी साथ नहीं देने वाला, तुम्हें खुद ही स्ट्रांग बनना है, मानसी ने खुद से कहा। धीरे धीरे ट्रेन फिर से रफ्तार पकड़ने लगी और इधर मानसी नींद की आगोश में डूबती चली गई। त्रिभुवन श्रीवास्तव जी की कोठी में मन्नत मुंबई अपने बिजनेस मीटिंग के लिए निकल चुका था और त्रिभुवन जी का दामाद शेखर श्रीवास्तव दिल्ली पहुंच चुका था। पिछले 6 महीने से वह एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर विदेश में काम कर रहा था। अभी छुट्टी लेकर वह पत्नी सिमी और अपने दोनों बच्चों को लेने आया था। उसके दोनों बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे थे। शेखर के आने से घर के लोग, खासकर तोसी जी, तो बहुत खुश हो गई थी। शेखर अभी फिलहाल 2 महीने के लिए इंडिया में था। सुबह नाश्ते के टेबल पर शेखर, बढ़िया नाश्ता बनाया मम्मी जी, अरसा गुजर गया घर हाथों बने खाने का। मैं अभी 2 हफ्ते यहाँ आराम से रहूँगा आपके साथ। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तोसी जी, लो कर लो बात। अरे किसी बात कर रहे हो शेखर जी? आप घर के बेटे हो, आपसे किसी को क्या प्रॉब्लम होगा? एकदम आराम से। 2 हफ्ते क्या, पूरे 2 महीने ही रहो। इसके बाद हम सब साथ साथ चलेंगे कनाडा, तुलसी जी हंसते हुए बोली। त्रिभुवन जी ने तुलसी जी को टोकते हुए कहा, तुलसी जी, आप कुछ भी बोल देते हैं। हम सब क्यों जाएंगे कनाडा? सिमी जाएगी और बच्चे जाएंगे। सिमी हंसने लगी। उसने कहा, पापा, मैं मम्मी को ले जाऊंगी। मम्मी यहाँ की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है। हाँ, सारी टेंशन तो तुम्हारी मम्मी को ही है। इन्हें सारा टेंशन अपने सिर में लेने की जरूरत ही क्या है? तुलसी जी चिढ़ते हुए बोली, हाँ, आदत जो हो गई है हसबक की टेंशन अपने सिर पर लेने की। शेखर ने बात बदलते हुए कहा, गुड्डू कब वापस आएंगे? मम्मी
तुलसी जी, बस 3 दिनों में मीटिंग है, उसके बाद आ जाएगा। और कनाडा का सब बढ़िया? त्रिभुवन जी ने कहा। हाँ, सब बढ़िया, शेखर ने जवाब दिया। सिमी ने शेखर के मनपसंद पकौड़े तलकर लेकर आई। उसने उसे खिलाते हुए कहा, कैसे बने हैं पकौड़े? 6 महीने बाद खा रहे हो, बताओ। शेखर पकौड़े में मुंह में डालते हुए बोला, टू टेस्टी, मुझे पकौड़े का स्वाद लेने दो, तुम आराम से चाय बनाओ। तुलसी जी ने सिमी से कहा, सिमी तू बैठ, पकौड़े खा, गुरप्रीता चाय बनाकर ले आएगी। फिर उन्होंने गुरप्रीत को आवाज देकर कहा, गुरप्रीत बेटा, सबके लिए चाय बना लिया, हम सबको चाय पिला दे। उन्होंने त्रिभुवन जी से कहा, सुनिए जी, वैसे भी आज तो मेरी किट्टी है, लेकिन 6 महीने बाद घर का दामाद घर आया है तो पार्टी तो बनती है। आज मैं एक छोटी सी पार्टी रख देती हूँ, अपने आसपास के लोगों को बुला लेती हूँ। त्रिभुवन जी ने कहा, जो तेरी मर्जी तू सी कर लो। तुलसी जी ने खुशी से कहा, ठीक है जी, अब मैं पार्टी कर लूंगी। उन्होंने फोन घुमाकर अपने सभी रिश्तों, सहेलियों, आसपास और सभी सोसाइटियों के लोगों के शाम की पार्टी की इनवाइट कर दिया। अर्चना जी और विक्रम जी से भी तुलसी जी की अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने अर्चना को भी बुलाया, लेकिन अर्चना जी ने आने में थोड़ी सी हिचकिचा रही थी। उन्होंने फोन पर आने में संदेह प्रकट किया। तुलसी जी ने इनका कारण पूछा तो अर्चना जी ने बताया, कल दोपहर में उनकी बहनोई आ रहे हैं जिनके लिए तैयारी करनी है। तुलसी जी ने कहा, अरे छड़ मारो यार, कल आ रहे हैं तो तुलसी आज चिंता में घुले रहे हो, आजा, थोड़ी कॉफी सोपी पियेंगे और शिकायत विकायत करेंगे, फिर फ्रेश हो जाएंगे। मन्नत का बिजनेस सेमिनार शुरू हो चुका था। इस बिजनेस सेमिनार में जो भी बिजनेस इनवाइटेड थे, उन्हें अपने बिजनेस के बारे में बताना था। उन्हें सामने मंच पर आकर अपने बिजनेस की जानकारी देनी थी। इस इवेंट के ग्लैमरस रूप देने के लिए मॉडल्स और म्यूजिक ग्रुप को भी बुलाया गया था। एक और म्यूजिक चल रहा था, बीच बीच में मॉडल्स आकर रैंप के कॉन्टेवक कर रही थी और अपने आउटफिट्स, ज्वेलरी और एक्सेसरीज का प्रदर्शन कर रही थी। सामने माइक से जिसके भी नाम का अनाउंसमेंट हो रहा था, वह सामने स्टेज पर आकर अपने बिजनेस के बारे में बता रहा था। वह मंच पर एक बड़ा सा स्मार्ट टीवी लगा हुआ था जिसमें पावर पॉइंट के स्लाइसेस बारी बारी से बिजनेस की डिटेल्स दे रहे थे। तभी माइक में अनाउंस किया गया, मिस्टर अशोक खन्ना, नाउ दिस टाइम इज योर प्रेजेंटेशन, टेल मी अबाउट योर प्रेजेंटेशन। अशोक खन्ना एक और ब्रांडेड गारमेंट आउटफिट के साथ जुड़ा हुआ था। उसने अपने कंपनी प्रोफाइल्स के बारे में बताना शुरू किया। उसने बताया कि उसके पास 3 मॉडल्स थे जिसके थ्रू वो दिखाना चाहता है कि उसके पास कितने अच्छी क्वालिटी और डिजाइनर ड्रेस बनते हैं। यह सुनकर मन्नत की नज़र वहां चल रही मॉडल पर पड़ी। उन मॉडल्स में अनाया को देखकर मन्नत का खून खौल गया। अभी भी कोर्ट में केस चल रहा था। त्रिभुवन जी ने उसे खास तौर पर कसम दे रखा था कि अनाया के साथ वो कुछ भी गलत नहीं करेगा, उससे दूर ही रहेगा। अनाया को देखकर मन्नत निराश हो गया। एक कटे छोटे अति मॉडर्न ड्रेस पहनकर वो अशोक की ब्रांड का प्रमोट कर रही थी। अनाया, हाउ चीप यू आर, मन ही मन मन्नत ने कहा। अगर मम्मी और पापा ने तुम्हें इस हाल में देख लिया होता तो उन्हें कैसा लगता। मन्नत अनाया से और भी नाराज हो गया। उसने कभी अनाया से दिल प्यार किया था, लेकिन अनाया का ये रूप उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसी बीच मंच में उसका नाम अनाउंस किया गया। वो निराश से भरकर अपने बिजनेस के बारे में बताने लगा। बिजनेस डिटेल्स के बाद एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। मन्नत अपने बिजनेसमैन दोस्तों के साथ पार्टी का बियर बार की तरफ जा रहा था। तभी अनाया ने उससे टकरा गई। उसने अपने कॉलीग्स को एक्सक्यूज मी फॉर 2 मिनट्स ओनली बोलकर वो अनाया के पास पहुंचा। हाउ आर यू माय डियर वाइफ। अनाया मन्नत को देखती घबरा गई और झेप गई। उसने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पीछे से उसका बॉयफ्रेंड अशोक आकर अनाया को अपने बाहों में घेरे में लेकर बोला, शी इज कम्प्लीटली फाइन। मन्नत चिढ़ते हुए बोला, आई एम टॉकिंग विथ माई वाइफ। ओह सॉरी, माई एक्स वाइफ। वैसे अभी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं दिया है टीना। टीना ने कुछ भी नहीं कहा। वह चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। मन्नत गुस्से में था। वह अपनी सारी भड़ास टीना अनाया पर निकाल देना चाहता था। उसने अनाया से कहा, और कितना गिरोगी तुम? तुम्हारी हर गलती पर मैंने पर्दा डालने की कोशिश की, तुम्हारी इज्जत बचाने की कोशिश की, लेकिन तुमने तो हद ही पार कर दी है टीना। कम से कम मेरा नहीं, अपना नहीं, हमारी बेटी का ख्याल किया होता। उसके दिल में क्या बीत रही है, वह तुम्हें इस हाल में देख लो तो क्या सोचेगी।
अनाया ने इस बात का कोई जवाब नहीं दी। वो अशोक के साथ आगे बढ़ गई। मन्नत उन दोनों को जाते देखता रहा। ब्लडी फूल यू आर, आई हेट वुमन। दुनिया की सब औरतें ऐसी होती है, मुझे औरतों के नाम से नफरत होती जा रही है। उसने खुद से बड़बड़ाया और अपने हाथों में पकड़े हुए शराब के गिलास को एक घूंट में गटक लिया। तभी इस शो के ऑर्गेनाइजर और एक बड़े से बिजनेसमैन मिस्टर नटराजन वहां आकर मन्नत श्रीवास्तव के नाम से अनाउंसमेंट करवाते हैं। मन्नत अपना नाम सुनकर उसके पास पहुंचता है। मिस्टर श्रीवास्तव, आपका बिजनेस प्रोफाइल हमें बहुत पसंद आया, हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मन्नत शराब के नशे में था। उसने उन दोनों का हाथ पकड़ लिया। आई एम टू हैप्पी सर, टू हैप्पी। वह लड़खड़ा रहा था पर उसका बड़बड़ाना जारी था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी होगा। आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे मैं करूँगा, आप जो चाहेंगे मैं करूँगा। बट यू नो आई हेट वुमन। मन्नत ने अपने शर्ट के टाई नीचे खींची और शर्ट के बटन लूज किए, फिर बोला, मैं उसे इतना प्यार करता था और उसने मुझे चीट किया। वह मुझे छोड़कर चली गई। मैं उसे कभी नहीं माफ कर सकता, कभी नहीं। दैट्स ओके मिस्टर श्रीवास्तव, हम लोग बाद में बात कर लेते हैं। इस समय आप नशे में हैं। नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं तो पूरी तरह से होश में हूँ। बस मैं यह बता रहा था कि कभी इस औरत जात पर भरोसा मत करो। मिस्टर श्रीवास्तव, फिर ठीक से कल मैं पर्सनल मीटिंग रख लेता हूँ, मिस्टर नटराज ने कहा। दूसरे दिन जब शराब का नशा टूटा तब मन्नत को लगा कि उसने एक बड़ी भूल की है। मिस्टर नटराजन अब उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे या उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मन्नत को उसने मिलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी जिस होटल में नटराजन उसे बुलाया था वह मन्नत उसने मिलने पहुंचा तो उसे आश्चर्य हुआ कि मिस्टर नटराजन उसी का इंतजार कर रहे थे। मन्नत ने उसे देखते ही अपोलाइज व्यक्त करते हुए कहा, आई एम वेरी सॉरी सर, कल रात अपनी हरकतों के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यदि आप मुझे क्षमा कर सके तो। मिस्टर नटराजन एक उम्र दराज और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, फॉर एवर दैट मैटर मिस्टर श्रीवास्तव, हम काम की बात कर लेते हैं। यू आर माई डियर बिजनेसमैन। मुझे आपकी कंपनी बहुत ही अच्छी लगी। मैं उससे पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास अच्छे सलाहकार भी है। मैं आपको एक अच्छा गाइडलाइन भी दे सकता हूँ इफ़ यू आर इंटरेस्ट। उन्हें पहली नज़र में उन्हें मन्नत बहुत ही पसंद आ गया था। मन्नत एक बहुत ही मेहनती, महत्वाकांक्षी और जुनूनी व्यक्ति है जिसे सिर्फ एक ठोस सपोर्ट और मोटिवेशन की जरूरत है। मन्नत ने मिस्टर नटराजन से अपने बिजनेस डील तय कर वापस निकलने लगा। जिसे ही मन्नत अपने कमरे से बाहर निकला उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा, मुझे इस लड़की के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए। आखिर कल इतना इमोशनल क्यों हो रहा था? कौन है वो लड़की? सेक्रेटरी ने कहा, ठीक है मैं पता करती हूँ। नई दिल्ली, मयूर विहार। अरे भैया ठीक से सामान एडजस्ट करो। मास्टर बेडरूम में यहाँ पलंग यहाँ पर लगा दो और आईना यहाँ। यह तो छोटे बेडरूम का पलंग है। राजशेखर जी ने सारा सामान दिल्ली पहुंचा चुका था। अर्चना जी सभी को कुरियर के साथ आए लोगों को निर्देश देते हुए सामान ठीक करवा रही थी। कुरियर से भेजे हुए सारे सामान सही सलामत दिल्ली पहुंच चुके थे। सामान पहुंचने के लगभग 2.5-3 घंटे बाद राजशेखर जी भी सपरिवार दिल्ली पहुंच चुके थे। अर्चना जी ने सबके लिए खाना बनाकर तैयार रखा था। सब लोग उनके ही घर पर आए। जीजा जी आज तो कमाल ही हो गया। दीदी वेलकम दिल्ली। अर्चना जी ने उन सभी का स्वागत करते हुए कहा। शाम तक राजशेखर जी ने सारे सामान उनके कमरे में व्यवस्थित हो चुके थे। दूसरे दिन गृह प्रवेश होने वाला था। गृह प्रवेश के बाद ही सब लोग वहां शिफ्ट होने वाले थे। अर्चना जी ने अपने सपरिचित और आसपास के सभी लोगों को गृह प्रवेश में आमंत्रित किया ताकि सुजाता जी को भी पड़ोसियों से परिचय हो जाए। अब उन्हें जब दिल्ली में ही रहना है तो अगल बगल सभी से जान पहचान जरूरी था। पूजा के दिन मानसी हल्की पीले रंग की अनारकली सूट पहनी हुई थी जिसके साथ उसने बनारसी दुपट्टा लिया हुआ था। वह वैसे भी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन यह रूप उसके चेहरे को और भी खूबसूरत बना रहा था। मानसी बढ़ चढ़कर घर का काम देख रही थी और बड़ी खुशी से मेहमानों का आवागमन भी कर रही थी। गृह प्रवेश में तोसी जी और उनकी बेटी सिमी भी आई हुई थी। अर्चना जी ने सभी का परिचय अपने परिवार से कराया। जैसे ही तोसी जी की नजर मानसी पर पड़ी उन्हें एकटक निहारने लगी। उनके दिल में एक हुक सी उठी, काश ऐसी उनकी बहू भी होती। भंडारे के दौरान तुलसी जी ने सुजाता जी से पूछा, आपकी बिटिया बड़ी अच्छी है, क्या कर रही है? सुजाता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टरी कर रही है, बस फाइनल ईयर का इम्तिहान देकर आई है।
तुलसी जी का चेहरा उतर गया। उन्होंने सोचा कि अब कुछ बोलने से फायदा नहीं, क्योंकि यह तो एक डॉक्टर बनने जा रही है। वह मेरे तलाकशुदा और एक बेटी के पिता को क्यों शादी करेगी भला। मिंकी उस समय अपने खिलौने के साथ कहीं और व्यस्त थी। उन्हें यह नहीं पता था कि मानसी की एक तलाकशुदा महिला है। भंडारे के बाद सब लोग बैठकर बातें करने लगे। सिमी को मानसी बहुत ही ज्यादा पसंद आई। सिमी ने मानसी से कहा, मानसी मैं पास में ही कोठी में रहती हूँ, मेरा फोन नंबर लिख लो, बगल में पार्क है, वहाँ आया जाया करो, धीरे धीरे से सब परिचय हो जाएगी और किसी भी तरह की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। बस 2 महीने, उसके बाद तो तुम खुद ही फेमिलियर हो जाओगी। हमेशा की तरह बेबाक बकवास करते हुए सिमी ने कहा। मानसी ने पूछा, दीदी जरूर। 2 महीने बाद क्या आप कहीं जा रहे हो? सिमी, हाँ यार मैं जा रही हूँ। फाइनली मेरी हस्बैंड मुझे लेने आ गए हैं। मैं 3 साल के लिए कनाडा जा रही हूँ। अच्छा हुआ जो तुम पड़ोसी बनकर आ गई। मम्मी को तुम बहुत पसंद हो, तब से बस तुम्हारी ही तारीफ करती रह रही है। मैं जब ना रहूं तो मम्मी को देख लिया करना यार। मानसी पहले तो मुस्कुराई, उसके बाद उदास हो गई। उसने कहा, हाँ दीदी, यह भी कोई कहने की बात है, मैं जरूर देखूंगी। अर्चना जी वहाँ उन दोनों की बातें सुन रही थी। उन्होंने बीच में घुसकर कहा, सिमी बेटा, गुड्डू सिर्फ देखेगी नहीं, दांतों का इलाज भी कर देगी, वो भी फ्री में। अरे 5 से 7 सालों तक के पढ़ाई करने के बाद अब फ्री हुई है। सिमी, अरे वाह, हमारी पड़ोसी डेंटिस्ट निकली। जरूरी है भाई, आज के ज़माने में हम लोग इतने जंक फूड खाते हैं, तो फिर दांतों का इलाज भी तो जरूरी है। इस बात पर सब लोग हंसने लगे। मानसी भी हंसने लगी, पर अंदर अंदर उसके दिल में एक कुछ चटक सा गया था। उसे भी लगा, काश अविनाश आकर उसे भी ले जाता तो कितना अच्छा होता। उसके मम्मी पापा कितने खुश होते। वह तुलसी जी को देख ही रही थी। तुलसी जी विदाउट टेंशन में कहे लग रही थी। मानसी ने चोर निगाहों से अपने मम्मी पापा की तरफ देखा। भले ही सबके साथ सब लोग हंस रहे थे, लेकिन उनके भीतर भी उदासी मानसी से छुपी नहीं थी। मानसी ने कुछ नहीं कहा। वो उठकर चाय के टेबल की तरफ बढ़ गई। शाम तक सारे मेहमान घर से चले गए। अब घर खाली था। नए सिरे से एक नई जगह पर एक नए जीवन की शुरुआत करनी थी, वो भी एक रिटायर्ड जिंदगी के साथ। और मानसी को एक नए सिरे से जिंदगी तलाशने थे, क्योंकि अभी तक तो वे एक स्टूडेंट थी, लेकिन अब उसे अपने लिए जॉब ढूंढना था। पहले तो किसी डॉक्टर के अंडर में रहकर वो एक ट्रेनिंग डॉक्टर बनकर काम कर सकती थी, या किसी अस्पताल में। गुडी, कल से तुम सारे जॉब ओरिएंटेड एजेंसी के पास अपना बायोडाटा और मोबाइल नंबर डाल देना। उसके अलावा जितने भी तरह के रोजगार के रिलेटेड पेपर होते हैं उनमें लेते आऊँगा। सब में वैकेंसी देकर अप्लाई कर देना, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। मैं भी कल से कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपना आवेदन डालूंगा। विक्रम जी ने भी कहा था कि वो मेरी मदद जरूर करेंगे। राजशेखर जी ने मानसी से कहा। जी पापा, मानसी ने कहा। ऑलरेडी मैंने कई दिनों के लिए पता लगा ही रही थी कि इन जगहों पर अपना एप्लीकेशन भेजी रही थी। उसी समय सुजाता जी वहाँ अपना मोबाइल लेकर पहुंची। उन्होंने मानसी से कहा, गुडी देख, सुब्बू का फोन है, तुमसे बात करना चाहता है, मुझे फोन किया है, लाओ अम्मा दो। मानसी ने खुशी से कहा। उसने फोन लेकर कहा, सुब्बू मेरे भाई कैसे हो? सब ठीक है, तुम कैसी हो? भाई तू तो मेरे आने से पहले ही भाग गया और बस हालचाल पूछ रहा है। हाँ हाँ हाँ, सुब्बू जोर से हंसने लगा। हाँ, तुम्हारे डर से मैं भाग आया। अब बता कैसी चल रही है? सब ठीक है भाई, अब पढ़ाई खत्म हो गई है तो जॉब ढूंढ रही हूँ। कहीं कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो सही हो जाए। मिल जाएगा, टेंशन मत लो, सुब्बू ने उससे कहा। बस तू ऐसे ही मेरे से बातें किया कर। अब मैं आऊँगा सुचित्रा को लेने, फिर मैं हम दोनों को खूब मस्ती करेंगे। हाँ भाई जरूर। गुड्डू, तुम्हें याद है ना तेरी शादी के दिन मैंने तुम्हें कैसे हल्दी से रंग दिया था? मासी ने मुझे कितना डांटा था तुझे। सुबू हंसने लगा। तेरे से बदला लेना था कि तू घर छोड़कर क्यों जा रही है। हाँ भाई, मुझे याद है, और तेरी सारी करतूत याद है। मानसी की याद कर हंसने लगी। गुड्डी, बस कुछ यादें हैं जो जिंदगी भर याद रहती है, सुबू ने कहा। हाँ सुबू, कुछ अच्छी यादें भी तो होनी ही चाहिए जिनके बूते पर हम जिंदा रह सके। मानसी ने ये कहा तो सुबू ने अपने कहे पर थोड़ा अफसोस हुआ। उसे लगा कि उसने मानसी की दुखती रग पर नमक छिड़क दिया। उसने कहा, आई एम सॉरी गुडी, मैं तुम्हारी शादी भूल नहीं पाता हूँ।
कितना एंजॉय किया था हमने साथ साथ। बट मैं क्या कर सकता हूँ, होनी की अपनी मर्जी। कोई बात नहीं, तू जॉब ढूंढ, देखना तुम्हारे लिए कोई और राजकुमार आएगा जरूर। हाँ हाँ बिल्कुल, और वो मुझे सफेद घोड़े में बिठाकर परियों की दुनिया में ले जाएगा। मानसी हंस पड़ी। भाई तू ख्याली पुलाव पकाना छोड़ और अपना ख्याल रखो। अब रात हो गई है, सो जा। ओके प्रिंसेस, अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। गुड नाइट। मानसी ने फोन कट कर दिया। जैसे ही उसने फोन रखा, वहां मिंकी पहुंचकर मानसी को देख रही थी। उसने मानसी से कहा, मम्मा आप मेरा नाम स्कूल में से कट कर यहाँ क्यों ले आए? मानसी मुस्कुरा दी। उसने कहा, बेटा तुम्हारा नाम नहीं कटा हुआ है, बल्कि तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है। अब देखो ना। मानसी मिंकी के पास झुककर बोली, यह दिल्ली जो है ना, इतना बड़ा स्टेट है, यहाँ भारत के कैपिटल है। यहाँ तुम्हारा नाम लिखा गया है, मतलब यू आर ए जीनियस चाइल्ड, इसी से तुम्हारा यहाँ ट्रांसफर हुआ है। ओ मम्मा रियली? मिंकी खुशी से झूम उठी। यस बेटा रियली। बट मम्मा स्कूल कब से खुलेंगे? बस अगले वीक से। ओके चलो अब जाकर सो जाओ। मम्मा आप मुझे कल पार्क में घुमाने ले चलेंगे ना? हाँ बेटा ले चलूंगी। जाओ अब अपने बेड पर सो जाओ, मैं भी आ रही हूँ। ओके बाय बाय मम्मा। मिंकी सोने चली गई। मानसी वहीं सोफे पर बैठ गई। 2 दिन पहले तक वह काफी व्यस्त रहा करती थी, जिसके कारण उसका समय कैसे बीत जाया करता था उसे पता ही नहीं चलता था। अब उसे नए सिरे से नई जगह एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना था। उसने भी वह कैसे कितनी कामयाब होगी वो भी उसे नहीं पता था। अंधेरे में उम्मीद की जो लो जलाकर उसने ड्राइंग रूम में रखे हुए भगवान की एक मूर्ति को प्रणाम किया और सोने चली गई। दूसरे दिन सुबह के 7:30 बज रहे थे। सुजाता जी चाय बनाकर ड्राइंग रूम में ले आई। वहां राजशेखर जी बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। लीजिए जी गर्मा गर्म चाय पीजिए। राजशेखर जी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसी तरह से आंखें गड़ाए अखबार पढ़ रहे थे। सुजाता जी पास जाकर देखने लगी। राजशेखर जी मेन्यू मटेरियल के पृष्ठ पर नजरें टिकाए बैठे थे। वह पेंसिल से कुछ जगहों पर सर्कल बना रहे थे। सुजाता जी की आंखें भर आई। उन्होंने अपने आंसू छुपाते हुए उनसे कहा, आज मेरी बीमारी को आपको लग गई है जी। चलिए चाय पी लीजिए, चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ हाँ राजशेखर जी ने उसी तरह नजरें टिकाए हुए कहा। गुड्डी कहाँ है? उठी नहीं क्या अभी तक? सुजाता जी वो अपने कमरे में है, जॉब तलाश रही है बेचारी, हमने उसे बेरोजगार बना दिया है ना। चलो चाय पीते हैं। काश हमारी बिटिया का कुछ अच्छा हो जाए, 1-2 जगह से ही लग रहा है। बात चलाकर देखता हूँ, शायद बात बन जाए। सुजाता जी। कान्हा जी। मानसी अपने कमरे में ऑनलाइन इंटरव्यू दे रही थी। लैपटॉप खुला हुआ था। वह ड्रेसअप होकर लैपटॉप के आगे बैठकर परीक्षाओं का जवाब दे जा रही थी। आधे घंटे तक उसका इंटरव्यू चला। इंटरव्यू के बाद वह उठकर ड्राइंग रूम में आई, जहां उसने पापा अम्मा दोनों चाय पी रहे थे। गुड मॉर्निंग गुड्डी, राजशेखर जी ने कहा। गुड मॉर्निंग पापा, अभी एक इंटरव्यू हो चुका है और एक 10 बजे होगा, कहीं कुछ हो जाए। मानसी ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। सुजाता जी ने कहा, सब अच्छा होगा गुड्डी, चिंता मत करो। सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे, तभी मिंकी उठकर वहां आई। अरे मेरी बिट्टू उठ गई। राजशेखर जी ने उसे देखकर कहा, हाँ नानू। मिंकी उसकी गोद में चढ़ते हुए कहा। उसने मानसी से कहा, मम्मा आपको याद है ना आपने क्या प्रॉमिस किया था? मानसी गड़बड़ा गई। मैंने क्या प्रॉमिस किया था? मुझे तो याद ही नहीं। अब तुम ही बता दो। आपने कहा था हमें बाहर वाले पार्क में ले जाओगे। याद आया, पर यहाँ आफ्टर लॉन्च होगा बेटा। तुम तैयार हो जाना, मैं तुम्हें लेकर चलूंगी दोपहर के खाने के बाद। ठीक है मम्मा, मिंकी ने कहा। दोपहर के लंच के बाद मानसी मिंकी को लेकर पार्क गई। वहां पर एक बड़ा पार्क था, जहाँ पर आसपास के सभी सोसाइटी के लोग वहां खेलने और घूमने आया करते थे। मानसी मिंकी को लेकर वहां पहुंची। वहां पहले से ही सिमी अपने दोनों बच्चों के साथ आई हुई थी। उसके दोनों बच्चे योगा और खेल में व्यस्त थे। मानसी मिंकी के साथ बैठी थी और सिमी की नजर मानसी पर पड़ी। उसने मानसी को आवाज दिया, अरे ओ मानसी। हाय कहकर मानसी ने सिमी को देखकर अपना हाथ हिलाया। मानसी के साथ मिंकी को देखकर सिमी ने पूछा, ये कौन है? ये मेरी बेटी मिंकी है। सिमी चौंक गई। क्या तुम शादीशुदा हो? एक लंबी सांस भरकर मानसी ने कहा, नहीं तलाकशुदा। मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर चले गए हैं। ओ सॉरी, मैंने तुम्हारे दुखती रक्त पर हाथ रख दिया। आई एम वेरी सॉरी, सिमी ने कहा। सॉरी किस बात के लिए? दी यह तो हकीकत है ना, पर मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारी एक बेटी भी है।
अर्चना आंटी ने भी नहीं बताया कभी, सिमी थोड़े उदास स्वर में बोली। मानसी उदास से होकर सिमी को अविनाश और अपने प्रेम विवाह के बारे में बताने के बाद कहा, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि अविनाश ने मुझे अपने प्रेम जाल में क्यों फंसाया और मुझे यूज कर उससे क्या मिला। मैं ना तो घर की रही और ना घाट की। मैं बहुत परेशान हूँ दीदी, बस जल्दी से एक मुझे जॉब मिल जाए। सिमी जॉब तो मिल ही जाएगा मानसी, पर तू यह बता कि वो लड़का क्या करता है, उसका नाम क्या है। अविनाश, अविनाश नाम है उसका। वो मेरे साथ मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसके बाद वो सब कुछ छोड़कर कनाडा चला गया बिना कुछ भी बताए। यहाँ तक कि मेरे पेट में पल रही अपनी बच्ची तक का भी छोड़कर चला गया। फिर पता चला कि कनाडा में ही अपने मामा के दोस्त की बेटी से शादी करने वाला आता है। फिर उसके बाद मैं किसी टच में नहीं हूँ। सिमी गुस्से में बोली, यह तो बहुत ही बुरा हुआ मानसी, ऐसा भी कोई करता है भला। मेरे गुड्डू भैया के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसकी पत्नी भी अपनी मॉडलिंग के करियर बनाने के लिए उसे छोड़कर चली गई, वो भी एक छोटी बच्ची को छोड़कर। पता नहीं दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। तू चिंता मत कर मानसी, सब भला होगा, देखना। पता नहीं सिमी दी कैसे ठीक होगा, बस मेरे गिरिधारी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तुम्हारा दर्द मैं महसूस कर सकती हूँ मानसी, मेरा भाई भी उतना ही परेशान रहता है। भगवान पर भरोसा रखो, वह सब अच्छा करेंगे। मानसी ने कुछ नहीं कहा, वो चुप रही। वो मिंकी को खेलते हुए देखने लगी। उसकी निश्चल हंसी देखकर मानसी मुस्कुरा उठी थी। वो उसे हंसते हुए देखकर सारे गुम भूल जाती थी। शाम हो चुकी थी। काफी देर बैठकर बातें करने के बाद सिमी मानसी से कहा, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं जल्दी। मानसी ने कहा, मुझे भी अब घर चलना चाहिए। उसने मिंकी को आवाज देकर बुलाया और कहा, अब खेल बंद करो और घर चलो, अम्मा इंतजार कर रही होगी। मिंकी 3-4 बच्चों को लेकर आई और कहा, ये सारे मेरे दोस्त हैं मम्मा। ओ हेलो, कैसे हो तुम सब लोग। अब शाम हो गई है तो मिंकी को घर चलना चाहिए। मानसी ने मिंकी से कहा, अब तुम घर नहीं चलोगी तो नानू को कैसे बताओगी कि तुम किस किस से दोस्ती हुई है। हाँ वो तो है मम्मा, चलो घर। मिंकी कल फिर आओगी ना। आंटी कल भी मिंकी को लेकर आइएगा। हाँ बेटा, ऑफ कोर्स। बाय एवरीवन।